नमस्कार साथियों, मैं शोएब खान एम द लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम तर्क शक्ति पर बात करेंगे और आज की जो क्लास होगी तर्क शक्ति का से जो सामान्य जिसका परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग की बात करेंगे आज हम। देखिए, जैसा हमारा टॉपिक है तर्क शक्ति का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम इन चीजों को जानेंगे कि रीजनिंग जो है वो किस प्रकार से हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती है और साथ में रीजनिंग में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से रीजनिंग का जो विकास हुआ है, क्या ये अलग से कोई विषय है या कोई नवीनतम विषय है, इन सारी चीजों को आज हम इस क्लास में समाहित करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं रीजनिंग का सामान्य परिचय। दोस्तों, रीजनिंग को हम किस प्रकार से समझेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग का अर्थ क्या है, मतलब क्या है रीजनिंग का, उसकी बात करेंगे। दूसरी बात, रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। तीसरा, हम रीजनिंग की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं। चौथा, हम देखेंगे रीजनिंग का जो विकास क्रम है वो क्या रहा है। उसके बाद हम जो अंतिम जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा पाठ्य सामग्री। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक समाहित हैं और किन किन टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए या किन टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में हमसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम, तो रीजनिंग जो है उसका अर्थ क्या है कि हम बात करेंगे। देखिए, रीजनिंग को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे विचार विमर्श करना। बिल्कुल सही बात है, आपके साथ में बातें कर रहा हूं तो वो भी एक रीजनिंग है। किसी मकसद से मैं आपके साथ बैठा हूं तो वो भी क्या है, रीजनिंग है, तर्क शक्ति है वो। या हम ये कहें तर्क संगत करना, किसी चीज को किसी पॉइंट पर खास डिस्कशन करना, वो भी क्या है, रीजनिंग है। हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारी सोचने की क्षमता क्या है, नकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक सोचते हैं, वो भी एक प्रकार से रीजनिंग है। एक तार्किक खंडन, कहते हैं कि शब्दों में से अर्थ निकालना या शब्दों का अर्थ निकालना तार्किक खंडन होता है। या हम ये कहें तर्क शक्ति जो है रीजनिंग का हिंदी रूपांतरण जो रूप है वो क्या है, तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता। तो रीजनिंग को इन नामों से जाना जाता है। साथ में बात करें हम, दूसरा जो पॉइंट है कि रीजनिंग के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, कितने प्रकार की रीजनिंग होती है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के जो प्रकार की हम जब बात करते हैं तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं और इन चीजों का कोई औचित्य नहीं होता। औचित्य इन चीजों का होता है कि आप समझते किस प्रकार से है किसी। तो यदि हम बात करें तो रीजनिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक रीजनिंग और दूसरी होती है गैर मौखिक। सामान्य सी बात है, मौखिक जो रीजनिंग होती है, जिन शब्दों को हम, जिन वाक्यों को हम मुंह से बोलकर कह सकते हैं, वो कौन सी रीजनिंग होती है, मौखिक होती है। जैसे प्रश्न ले होता है, रिश्तों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, कथन एवं कार्यवाही संबंधित जो प्रश्न होते हैं, वो किससे कैसे हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं। उधर हम बात करें गैर मौखिक, ऐसे प्रश्न जिनको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, बोलकर प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम लिखकर या फिर उनको डायग्राम बनाकर जो प्रेजेंट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गैर मौखिक रीजनिंग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आकृति गणना वगैरह है, आकृति पूर्ण करना है, आकृति उलझन जो कंप्लीट जो आती है वो किस में आती है, गैर मौखिक आती है। इधर हम बात करें मौखिक जो रीजनिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसकी क्वालिटी के आधार पर या हम ये कहें उसके स्तर के आधार पर कितने प्रकार की होती है, कि प्रश्न किस लेवल से पूछे जाते हैं उसके आधार पर बात करें तो एक होती है सामान्य मानसिक क्षमता। सामान्य मानसिक क्षमता से अभिप्राय कि सामान्य जो प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन में अब देखें तो नॉर्मली जो प्रश्न आते हैं वन लाइनर या टू लाइनर जो प्रश्न होते हैं उनको हम सामान्य मानसिक परीक्षा में रख सकते हैं, या वर्णमाला संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनको हम सामान्य मानसिक परीक्षा में रख सकते हैं। दूसरे हम करें तार्किक विचार, कथन और कार्यवाही संबंधी जो प्रश्न आते हैं कंप्लीट किस में आते हैं, तार्किक विचार में आते हैं। तीसरा हम देखें विश्लेषणात्मक रीजनिंग, अरे आंकड़ों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं भाई वो कंप्लीट किस में आएंगे, विश्लेषणात्मक रीजनिंग में आएंगे। ध्यान रखना, तो रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मौखिक रीजनिंग और गैर मौखिक रीजनिंग। मौखिक रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन सी, सामान्य मानसिक क्षमता, तार्किक विचार और विश्लेषणात्मक रीजनिंग।
नेक्स्ट हम बात करें तो रीजनिंग की परिभाषाएं क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, परिभाषाएं बहुत सारी नई नई परिभाषाएं आपको सामने आपको देखने को मिली होंगी, और वो परिभाषाएं आपने देखी होंगी कि रीजनिंग में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको मिला होगा कि रीजनिंग में केवल कथनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कथनों का अध्ययन किया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में केवल कथनों या वाक्यों का अध्ययन नहीं किया जाता। रीजनिंग में कई चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करें रीजनिंग के अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ते हैं, हम ये कह सकते हैं रीजनिंग के अंदर हम कथनों का भी अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कथनों का भी अध्ययन हम करते हैं। या हम ये कहें रीजनिंग के अंदर हम आंकड़ों का भी अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? आंकड़ों का भी अध्ययन करते हैं। रीजनिंग के अंदर हम अक्षरों का भी अध्ययन करते हैं, अल्फाबेट्स का भी अध्ययन करते हैं। और रीजनिंग के अंदर हम जो है चित्रों का भी अध्ययन करते हैं। तो ये तो हम ये कह सकते हैं ऐसा विषय जिसमें कथनों, आंकड़ों और अक्षरों का और चित्रों का सभी का समाहित रूप से अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहा जा सकता है? रीजनिंग कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम रीजनिंग की परिभाषा बनाएं। और यहां से परिभाषा से एक और चीज हमको सीखने को मिलती है कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट क्लियर होती है। कहां से? हमारी परिभाषा से। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ है ही नहीं। जो परिभाषा में है वही कंप्लीट रीजनिंग में है। प्रत्येक विषय का सिस्टम यही होता है। उसे अगर समझे हम अच्छे से तो रीजनिंग किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मुश्किल से 10 मिनट का होता है यदि उसको समझ लिया। देखिए, कोई नाम आपके सामने आता है और उस नाम के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि इस नाम का संबंध किससे है। जैसे यहाँ पर जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि शोएब खान, तो मेरा संबंध किससे होगा? रीजनिंग से होगा। और कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला होगा उसका ज्ञान आपको होना जरूरी होता है। तो परिचय बहुत जरूरी है किसी भी विषय का। और परिचय जो होता है किसी भी विषय का वो होता है केवल और केवल परिभाषा में। ठीक है, तो परिभाषा से हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम रीजनिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, कथनों, दोहों, वाक्यों की उलझी गुत्थी। क्या बात है! कथनों, वाक्यों और दोहों की उलझी गुत्थी, या हम कह सकते हैं उलझन। कथनों, दोहों, वाक्यों की उलझी गुत्थी, या हम उस कह सकते हैं उलझन को समझकर क्या करना, उनको समझकर पूर्व एवं आगामी अनुमान लगाने के साथ साथ एक पॉइंट हो गया कि कोई भी कथन है उसमें जो उलझन है उसको समझना है और समझकर क्या करना है? पूर्व एवं आगामी अनुमान लगाने हैं। हाल ही में एक प्रश्न आरएस में पूछा गया था, आरएस प्री में 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कथन था ये, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उसके जो अनुमान थे या कार्यवाही थी उस पर थी। नंबर 1 था कि हमें पेट्रोल खरीदना बंद कर देना चाहिए। दूसरा था कि सरकार को पेट्रोल की कीमतों में जो टैक्स है वो कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर वर्तमान की समस्या यह है कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आगामी जो आप क्या सोचते हैं वो बात आती है कि आगामी आपने कहा कि हमें पेट्रोल खरीदना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा तो फिर हमारा दैनिक जीवन है वो किस प्रकार चलेगा। हाँ, आगामी जो उसका समाधान हो सकता है वो ये हो सकता है कि सरकार को टैक्स में कमी करनी चाहिए। तो जब हम कथन हमने सुना कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, भाई बिल्कुल सही बात है, लगातार बढ़ रही है। अब आप क्या करोगे, है ना? एक कथन में गुत्थी उलझी हुई है कि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, आपको समाधान करना है। ठीक है, आप क्या करोगे? तो आप क्या पेट्रोल खरीदना बंद कर दोगे? नहीं। तो क्या करोगे? टैक्स में कमी करेंगे हम। तो उलझी गुत्थी को समझकर क्या काम करना होता है? पूर्व एवं आगामी अनुमान लगाना होता है। और उसके साथ साथ आंकड़ों, अक्षरों और चित्रों, इस चीज को ध्यान समझो, आंकड़ों, अक्षरों और चित्रों का विश्लेषणात्मक तर्क विखंडन करना ही क्या कहलाता है? रीजनिंग या तर्क शक्ति कहलाता है। तो ध्यान से समझो मित्रों कि रीजनिंग के अंदर हम कथनों की उलझन को समझेंगे, रीजनिंग के अंदर आंकड़ों, अक्षरों और चित्रों की उलझन को हमें समझेंगे। ये कंप्लीट यही चीजें पढ़ेंगे अब रीजनिंग में आने वाली क्लासों में। इसके अलावा रीजनिंग के अंदर कुछ भी नहीं होता है। रीजनिंग बड़ी सरल है और यदि इसको अच्छे से नहीं समझा जाए तो कठिन भी हो जाती है। बार बार आप पढ़ते होंगे रीजनिंग को, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जिसका कारण एक ही होता है बार बार पढ़ने का, आपने उसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आपने केवल प्रश्नों को हल किया है, उसको अच्छे से नहीं समझा है। अब हम देखेंगे एक एक पॉइंट को क्लियर कर देखेंगे तो रीजनिंग दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता कभी लाइफ में होगी ही नहीं। दूसरी हम परिभाषा देखें जो वर्तमान की किताबों में लिखी हुई मिलती है, ये अपनी परिभाषा है। कहते हैं ना कि स्वयं द्वारा जो बनाई गई परिभाषा यह है, और जो हमको वर्तमान में जो परिभाषाएं मिलती हैं वो ये परिभाषाएं मिलती है, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत हो। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी पहेली या
पहेली या समस्या को सुलझाने में जिस शक्ति से पहेली के बारे में सोचेंगे व समझेंगे उसको क्या कहेंगे? तर्क शक्ति कहेंगे। अरे भाई साहब बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन क्या हम रीजनिंग में पहेली के बारे में ही सोचते हैं कि और कोई चीज नहीं है हमारे पास? केवल पहेली के बारे में सोचते रहेंगे क्या? अरे हमारे पास आंकड़े भी हैं, हमारे पास अक्षर भी है, अल्फाबेट्स भी है, हमारे पास इनपुट आउटपुट भी है, हमारे पास कंप्यूटर भी है और हमारे पास आकृतियां भी हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनिंग में जो कंप्लीट रीजनिंग में अध्ययन किया जाता है वो किन किन चीजों किया जाता है मित्रों? वो किया जाता है, एक तो क्या जाता है कथनों का, दूसरा क्या जाता है जो है आंकड़ों का, तीसरा क्या जाता है अक्षरों या अल्फाबेट्स का, और चौथा क्या जाता है आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि तर्क शक्ति का विकास क्रम। क्या बात है, तर्क शक्ति का विकास क्रम। कोई विकास क्रम ही नहीं है इसका। आज तक आपने सुना है कि तर्क शक्ति का जनक कौन है? नहीं सुना ना? तो है जो तर्क शक्ति के जनक है, अपन जनक इनके, तो आज जनक बन लेते हैं इनका। देखिए तर्क शक्ति का विकास क्रम है, इसका कोई जनक नहीं है और ना ही इसका कोई युग रहा है, प्राचीन युग या मध्यकालीन युग, ऐसा कोई युग नहीं रहा है। इसका जो विकास क्रम है वो मानव के जन्म से होता है। किसके जन्म से? मानव के जन्म से क्या होता है, क्या जो है प्रारंभ होता है विकास क्रम। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म जब होता है रीजनिंग का विकास वहीं से प्रारंभ हो जाता है। हालांकि 3 एवं 4 कलाओं वाले सभी जीवों में तर्क शक्ति उनके जन्म से ही विद्यमान रहती है, लेकिन वास्तविक प्रयोग में कब लाई जाती है? जब उनके अंदर समझ विकसित हो जाती है। देखिए तीनों 4 कलाओं संबंधित जो पॉइंट है इसमें कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखें कि जब हमें सृष्टि रचयिता ने बनाया है तो मानव को 4 श्रेणियों में रखा है, 4 कलाओं वाले जीवों में रखा है। ऐसे पशु और पक्षी जो समझदार होते हैं, अपने स्वामी को पहचान सकते हैं, थोड़े वफादार होते हैं, उनको 3 श्रेणियों में, 3 कलाओं वाले जीवों में रखा जाता है। तो यहाँ जीवों से अभिप्राय मानव है, हालांकि रीजनिंग पशु और पक्षियों में भी होती है। ठीक है, रीजनिंग उनके अंदर भी विद्यमान रहती है, लेकिन उसका प्रयोग वो किस प्रकार से करते हैं वो उन पर निर्भर करता है। एक पशु या एक पक्षी के द्वारा अपने स्वामी को पहचानने की रीजनिंग ही है, दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। एक मानव के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, एक रीजनिंग ही है। आपको याद आता है कि मुझे बाजार मार्केट जाना है, आपको याद आया, ये भी एक रीजनिंग ही है। तो रीजनिंग में सब कुछ है, तो इसका विकास क्रम क्या रहेगा? ये तो जन्म से चलती आ रही है अपनी। हम जन्म लेते ही रोए, वो भी एक रीजनिंग है, जन्म लेते ही रोए। उससे पहले क्यों नहीं रोए भाई हम? जन्म लेते ही हम रोए, रीजनिंग। लेकिन वास्तविक रीजनिंग का जो प्रारंभ होता है वो कब होता है? जब मानव में समझ विकसित हो जाती है तो रीजनिंग का प्रारंभ हो जाता है। वापस हम एक बार देखेंगे कि रीजनिंग का जो विकास क्रम है, तो विकास क्रम ये कह सकते हैं कि मानव में जो है रीजनिंग जन्म से विद्वान रहती है, लेकिन वास्तविक प्रयोग उसमें समझ विकसित होने के उपरांत होता है। दूसरी हम बात करें अर्थात तर्क शक्ति सभी के अंदर विद्यमान रहती है। बिल्कुल सभी के अंदर विद्यमान रहती है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर विद्यमान रहती है। अनुभव के आधार पर ही रीजनिंग, अनुभव ही रीजनिंग का दूसरा आधार है। बिल्कुल सही बात है, रीजनिंग का जो आधार है वो अनुभव है। जितना अपने को अनुभव होगा, जितनी हमारी एज होगी उतना ही हमको अनुभव रहेगा, उतनी ही हमें एक्सपीरियंस होगा हमारा। तो अनुभव का आधार ही क्या है? रीजनिंग है। बिल्कुल, रीजनिंग का दूसरा आधार किसे कहा जाता है? अनुभव को कहा जाता है। वहीं हम बात करें रीजनिंग में नकारात्मक पहलुओं का कोई औचित्य नहीं होता। ये क्या है आ गया? रीजनिंग में नकारात्मक पहलुओं का कोई औचित्य नहीं होता। क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है हमें इस पॉइंट से? देखिए कुछ चीजें होती हैं, आपके पिताजी ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक कर काफी झगड़ा करते हैं आपके पिताजी घर पर, आपकी माताजी को पीटते हैं, आपको कूटते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं। सुबह आप कॉलेज गए और कॉलेज में आपसे मित्रों ने पूछा कि क्या आपके पिताजी ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक कर आपको कूटते हैं क्या? आप क्या बोलोगे? कभी मेरे पिताजी ने ड्रिंक को तो तक नहीं, यही बोलोगे ना? क्यों? क्योंकि आपके पिताजी थे जो आपके थे, वो मेरे नहीं थे, अपने थे। आपने अपने पिताजी को इज्जत प्रदान की है। हालांकि आपकी नजरों में, आपके दिल में आपके पिताजी गलत है, लेकिन आपने अपने पिताजी को फिर भी इज्जत दी है। आपने अपने पिताजी के लिए मना कर दिया कि नहीं, मेरे पिताजी ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। कहने का मतलब यह है कि जब हम रीजनिंग में हमारे देश से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं या हमारी सरकारी संस्थाओं संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं
किसी भी संगठन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखना, चाहे हमारी नजरों में वो संगठन या संस्था वो सरकार गलत हो, लेकिन रीजनिंग में हम उसको कभी भी गलत नहीं कहेंगे। इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो देश के प्रधानमंत्री राहुल जी हैं और राहुल जी से आप बहुत प्रेम करते हैं या आप उसके फैन हैं। साथ में एक प्रश्न आता है, एक वर्तमान में कौन है? राहुल जी हैं और आगामी समय में प्रधानमंत्री हमारे आ जाते हैं नरेंद्र मोदी। आप फैन किसके थे? राहुल जी के। और विपक्ष में किसके थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी जी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि हम जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी होंगे। और मोदी जी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जो आपके विपक्ष में है, जो कभी भी आप उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेता हैं। ऑप्शन जो आपका निष्कर्ष होगा, एक भ्रष्ट या अयोग्य व्यक्ति नेता, दूसरा एक योग्य अच्छे नेता। आप क्या चुनेंगे? आप निश्चित रूप से उस ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि आप मोदी जी के विपक्ष में रहते हैं। आप क्या चुनेंगे? मोदी जी एक भ्रष्ट और अयोग्य नेता है, जबकि गलत। क्यों? क्योंकि मोदी जी वर्तमान में हमारी सत्ता में है, वो देश को संभाल रहे हैं, वो हमारे हैं, हमारे मन में उसके लिए प्रति, लेकिन देश के प्रति या सरकार के प्रति जो वर्तमान सत्ता में है उसके प्रति हम कभी भी नकारात्मक नहीं जाएंगे, ये याद रखना हमेशा। तो इसमें नकारात्मक पहलू का कोई औचित्य नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। दूसरा जो इसका कारण है, रीजनिंग में माइनस जो ऋणात्मक जो पॉइंट्स होता है उसका जो है कम योगदान होता है, बहुत कम जगह पर उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, तर्क शक्ति की जो पाठ्य सामग्री वो क्या है? हम तर्क शक्ति को 33 टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से पढ़ने वाले वो देखिए। पहला जो पार्ट हमारा होगा वो यहाँ से इस प्रकार से होगा, जिसमें 7 टॉपिक समाहित होंगे। कितने टॉपिक होंगे? 7 टॉपिक। ये 7 टॉपिक पहले पार्ट में क्यों रखे हैं इसको समझना जरूरी है। कौन कौन से टॉपिक आप एक बार देख लीजिए। 7 टॉपिक से एक साथ क्यों रखे हैं, एक ही पार्ट में क्यों रखे हैं, ये समझना जरूरी है। देखिए, वर्णमाला, समानता, समूहीकरण, इनपुट आउटपुट, संकेत, बाध्यता, वर्गीकरण और श्रृंखला, ये टॉपिक्स हैं। और इनको एक पार्ट में रखने का सबसे बड़ा जो कारण है, इस 7 टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्ट है। आ रही बात समझ में? ये 7 टॉपिक्स एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट हैं। आप रीजनिंग पढ़ते हो, कल आपने वर्णमाला पढ़ी थी, परसों आप कैलेंडर पढ़ने जा रहे हो, क्या बात है भाई? अरे कनेक्टिंग कैसे कनेक्ट कर पढ़िए सब्जेक्टों को, टॉपिक्स को, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो पहले उनको कीजिए ना। क्यों आप वर्णमाला के बाद सीधा कैलेंडर पढ़ रहे हो? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर और ये 7 के 7 टॉपिक एक ही टॉपिक पर टिके हैं, वो कौन सा? हमारा वर्णमाला। और सबसे खास बात यह है कि सर्वाधिक जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे किससे पूछे जाते हैं? वर्णमाला नहीं, सॉरी वर्णमाला नहीं, इस पहले पार्ट से एग्जाम्स में प्रश्न। और ये पार्ट पूरा टिका है किस पर? वर्णमाला। हमारी 40% रीजनिंग कवर कहां से होती है? वर्णमाला। यानी कि 7 टॉपिक्स में 40% रीजनिंग हमारी कवर हो जाती है। और आप देख रहे होंगे इसमें टॉपिक्स भी मुख्य टॉपिक्स हैं, जैसे समानता, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, आरएस आईएएस लेवल के प्रश्न बनते हैं। ये ऐसा नहीं, समानता क्या है? समानता जब सॉल्व करेंगे ना इस टॉपिक से बात करें तब पता चलेगा समानता क्या है। दुनिया का सबसे कठिन टॉपिक भी है, सरल टॉपिक भी है रीजनिंग के अंदर, समानता और वर्गीकरण, है ना। समूहीकरण है जो, उसके बाद इनपुट आउटपुट, बिल्कुल सरल टॉपिक, कंप्यूटर लैंग्वेज सभी जानते हैं, जो बैंक्स वगैरह में अधिकतर पूछी जाती है। संकेत, बाधित, कोडिंग डिकोडिंग है, ये भी लगभग हो जाती है, लेकिन अच्छे प्रश्न भी बन सकते हैं। नेट जेआरएफ लेवल के में भी इनके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आईएएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्गीकरण और श्रृंखला, उसके बाद इनपुट आउटपुट। तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं और साथ में मुख्य भी है। रीजनिंग का जो हृदय है या रीजनिंग हट जो है, ये टॉपिक्स हैं मेरे अनुसार। बाकी तो आपके अनुसार तो पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के में, वो देखिए उस रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं जो रीजनिंग सूत्रों से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? सूत्रों से संबंधित होगी। जैसे कैलेंडर्स में हम सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, इधर घड़ी में भी हम सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? लॉजिकल जो रीजनिंग, लॉजिक जिसको लग सकते हो, दिशा, स्थानीय क्रम परीक्षण और क्रम व्यवस्था, जिसको अनुक्रम परीक्षण भी कहा जाता है। ये टॉपिक है जो इसमें सूत्र वगैरह का प्रयोग नहीं लिया जाता है। बाकी 4 टॉपिक से सूत्रों संबंधित ये तो बहुत अच्छा, ये भी उससे अच्छा पार्ट है, उससे अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड जो आता है ये पार्ट है जो हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनको इसी प्रकार से समझाया गया कि कहां से अधिक प्रश्न आते हैं।
समझ मेरी बात को। इनको उसी प्रकार सेट किया गया है जहां जिस क्षेत्र से अधिक प्रश्न आते हैं और प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। पासा, घनघनाभ, मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, डेटा इनकम्प्लीट या कंप्लीट। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक होगा और वर्तमान समय में बड़े एग्जाम्स में एसएससी, बैंक्स एंड यूपीएससी, आरएस इस बहुत अधिक प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाने की संभावना है और पूछे जा रहे हैं। डेटा पर्याप्त या पर्याप्त की बात करेंगे, आपको किताबों में या फिर चैनलों पर आपको ये टॉपिक्स नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो मुख्यतः कह सकते हैं कि कथनों से संबंधित होंगे। किस संबंधित होंगे? कथनों से या दोहों से या फिर वाक्य से संबंधित होंगे। स्वयं आरेख है, इसको भी हम कथनों से जोड़कर पढ़ेंगे। कथन निष्कर्ष आप जानते ही हैं, न्याय वाक्य, कथन, निर्णय एवं तर्क। उसके बाद बैठक व्यवस्था एक पहेली के तौर पर प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ऐसे सीजीएल में भी अच्छे प्रश्न बनते हैं और आते ही इससे प्रश्न। उसके बाद पहली परीक्षण आप जानते ही हैं, लंबी सी पहेली होती है, पैराग्राफ होता है और उसके बाद बोलता है कि बताओ कौन कहाँ बैठा है ना। उसके बाद कथन निष्कर्ष जो है, आंकड़े, निर्णय एवं तर्क और रक्त संबंध, बाइनरी सिस्टम। इन टॉपिक्स में एक थोड़ा जो नॉर्मल टॉपिक है तो वो ये कह सकते हैं बाइनरी सिस्टम है, जो बैंक में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज है जो। बाकी ये पार्ट भी पहला पार्ट है जो उसके समान ही ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट कह सकते हैं। और स्पेशल जो बैंक से है, बैंक के लिए जो सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं इस पार्ट से बनते हैं, ध्यान रखना। बैंकिंग में सर्वाधिक प्रश्न फोर्थ पार्ट से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट होगा जो हमारा, वो होगा आकृतियों से संबंधित। इससे संबंधित आकृति जो होती है जिसको हम बोलते हैं गैर मौखिक रीजनिंग, उससे संबंधित होगा। आकृति गणना, आकृति पूर्ण करना, आकृति खोजना, कागज मोड़ना व काटना, ये चीजें बात देखेंगे। कागज मोड़ना और काटना सर्वाधिक जो प्रश्न राजस्थान पुलिस वगैरह में या आरपीएससी से संबंधित एग्जाम से पूछे जाते हैं, वहीं एसएससी सीजीएल में भी इसका रेशियो होता है। उसके बाद हम 6 पार्ट की बात करेंगे। 6 पार्ट में हम जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और विविध तर्क शक्ति और साथ में अभ्यास कक्षाएं, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि विविध तर्क शक्ति क्या है। विविध तर्क शक्ति से अभिप्राय ये है, भाई देखो परीक्षा जो होती है ना, उनमें जरूरी थोड़ा है कि टोटल जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। रीजनिंग का कुछ ना कुछ प्रश्न नए बनते हैं जिनको बुक राइटर बाद में बुक में जोड़ते हैं। तो विविध तर्क शक्ति में उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो नए प्रश्न पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनके आधार पर आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट होगा हमारा विविध। क्लास है इसमें अनलिमिटेड होती है, कोई लिमिट नहीं होती है ना। और उसके बाद 2 नॉर्मल टॉपिक हैं, जल और दर्पण प्रतिबिंब। साथ में सबसे जो बेहतरीन जो चीज हमारे पास वो है अभ्यास कक्षाएं। लगातार आपकी अभ्यास कक्षाएं चलने वाली है रीजनिंग में। और रीजनिंग का जो ये आपके टेंशन है वो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आज के बाद रीजनिंग आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? आज के बाद रीजनिंग पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ाएंगे। इस बेसिक जो, और दूसरी चीज याद रखना, नोट्स लिखते रहा करो। इस नोट्स भी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो कम से कम, बाद में नोट्स तैयार कर ले उनसे। एक बार रीजनिंग पढ़ने के बाद आपको कोई भी आवश्यकता नहीं दोबारा पढ़ने की, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, आईएएस हो, आरएएस हो, बाकी तो नॉर्मल एसएससी सीजीएल वगैरह ये तो होते ही हैं। किसी भी एग्जाम में अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। लेवल 0 से लेकर ऊपर तक चलने वाले हैं, है ना। तो बाकी बात कल करेंगे। धन्यवाद।